हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर है 3rd सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गति क्या होती है। सरल रेखा में गति समझने से पहले सबसे पहले हम गति को समझेंगे कि गति की क्या है या गति क्या है। तो गति है, हम कह सकते हैं इसको, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी हम कहें कि किसी वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसकी गति कहलाती है। तो हम कह सकते हैं गति की डेफिनेशन को, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो गति क्या कहलाती है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन उस वस्तु की गति को परिभाषित करता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहेंगे तो स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा। कि जैसे हम बात करें कि स्थिति का निर्धारण, यानी स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या है, तो स्थिति को हम किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष लेते हैं। यानी कह सकते हैं हम, यानी जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति जो कि हमारे सामने गति कर रहा है या कोई हमारे सामने बाइक जा रही है तो वो हमारे सापेक्ष कैसी है, गतिशील है। लेकिन उस बाइक वाले के सापेक्ष अपन कैसे हैं, अपन स्थिर हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष होता है। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो निर्देश तंत्र क्या होगा, निर्देश तंत्र कहलाता है वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र का स्थिति के लिए बहुत महत्व है। जैसे हमने कहा, दो बाइक सवार समान गति से गतिमान हैं तो उन दोनों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तनशील नहीं है। यानी जब पहला बाइक सवार दूसरे बाइक सवार को देख रहा है जो कि उसी वेग से गतिमान है तो उसकी स्थिति में उसको कोई समय के सापेक्ष परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। यानी एक बाइक सवार के लिए दूसरा बाइक सवार कैसा है, स्थिर है, क्योंकि वो दोनों समान वेग से एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो वो दोनों जब समान वेग से गति कर रहे हैं तो इन दोनों की स्थिति में समय के सापेक्ष एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे बाइक सवार ए है, एक बाइक सवार बी है, तो ए और बी दोनों समान वेग से गति कर रहे हैं तो इन दोनों को आपस में कोई स्थिति में परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। तो ए के सापेक्ष बी भी स्थिर रहेगा और बी के सापेक्ष ए भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति सी है जो कि सड़क पर खड़ा हुआ है, ये इन दोनों बाइक सवारों को देख रहा है तो इस सी के सापेक्ष ए और बी कैसे हैं, गतिशील है। तो ये निर्देश तंत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष देखा जा रहा है वो निर्धारित करता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र ऐसी जगह है जिसके सापेक्ष हमें कण की स्थिति का अध्ययन करना है। यानी अगर हम निर्देश तंत्र सी ले रहे हैं तो ए और बी दोनों क्या हैं, गतिशील हैं। यदि हम निर्देश तंत्र ए के सापेक्ष बी की गति देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ए के सापेक्ष बी कैसा है, स्थिर है, बी के सापेक्ष ए कैसा है, स्थिर है। तो निर्देश तंत्र वह निकाय होता है जिसके सापेक्ष हम कण की स्थिति का अध्ययन
करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निर्देश तंत्र क्या है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ सापेक्ष लेना पड़ेगा कि हम उसकी स्थिति किसके सापेक्ष देख रहे हैं, और ये सापेक्ष जो लेंगे हम वो क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र में भी एक होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। एक पद्धति होती है निर्देश तंत्र के अंदर भी जिसको कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, हम 3 अक्ष लेते हैं लंबवत, एक x, y और z। 3 अक्ष को लंबवत लिया जाता है। एक अक्ष x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है और एक z अक्ष होती है, और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है O। तो ये कहलाती है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उस पर सरल रेखा में गति। ये दोनों गति और निर्देश तंत्र हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वस्तु की स्थिति का निर्धारण कर सके। जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति होगी। स्थिति में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरल रेखीय गति। तो सरल रेखा में गति किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि सरल रेखा में गति क्या है। तो हम कह सकते हैं सरल रेखा में गति का मतलब है एक सीधी रेखा में गति या एक सरल रेखा के अनुदिश गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इस गति को क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। तो हम इसको परिभाषा को लिख भी सकते हैं कि यदि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, ये इसको लिखना चाहे तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि वस्तु की सरल रेखा के अनुदिश गति, वस्तु की सरल रेखा के अनुदिश गति क्या कहलाती है, सरल रेखा में गति कहलाती है। अब सरल रेखा में गति को हम इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं कि जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ है और इसको यहाँ तक जाना है, तो ये सरल रेखा में गति मतलब इस प्रकार जो गति होगी एक सीधी रेखा में, वो होगी सरल रेखा में गति। ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये हो गई सरल रेखा में गति। तो हम ये कह सकते हैं कि सरल रेखा में गति को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक निर्देश अक्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि एक सीधी रेखा में गति है तो या तो निर्देश अक्ष x के अनुदिश होगी, या निर्देश अक्ष y के अनुदिश होगी, या निर्देश अक्ष z के अनुदिश होगी। तो हम कह सकते हैं इस गति को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक निर्देश अक्ष का उपयोग किया जाता है। तो हम इस सरल रेखीय गति को क्या कह सकते हैं, इसको हम एक विमीय गति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अक्ष का, निर्देश तंत्र की सिर्फ एक अक्ष का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए सरल रेखीय गति को क्या कह सकते हैं, एक विमीय गति भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा सीधे रेल पथ पर रेलगाड़ी की गति हो गई, किसी लंबे पाइप में गेंद की गति हो गई, तो ये सारी कैसी गति है, एक विमीय गति है। यानी इसको हम कह सकते हैं सरल रेखीय गति। वैसे गति 3 प्रकार की हो गई विमा के आधार पर, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। द्विविमीय गति में क्या होगा, वस्तु एक तल में गति करेगी। जैसे ये सरल रेखा में गति कर रही है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो द्विविमीय गति का ही है। जैसे ये कोई समतल है, इस समतल में जब वस्तु गति कर रही है तो ये कौन सी गति हो गई, द्विविमीय गति हो गई, क्योंकि एक x अक्ष के अनुदिश भी कर रही है और दूसरा y अक्ष के अनुदिश भी कर रही है। तो इसमें कितने अक्षों का प्रयोग हो रहा है, 2 अक्षों का प्रयोग हो रहा है या 2 विमाओं का प्रयोग हो रहा है। तो ये गति कैसी हो जाती है, द्विविमीय गति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार त्रिविमीय गति, जब वस्तु आकाश में इस प्रकार गति करती है कि उसकी स्थिति को निरूपित करने के लिए तीनों निर्देशांकों का प्रयोग किया जाए, तो वो हो जाती है हमारी त्रिविमीय गति। जैसे उड़ते हुए पक्षी की गति हो गई, तो वो सब क्या है, त्रिविमीय गति है। तो अब जो हमारा जो चैप्टर 3 है वो है सरल रेखा में गति, यानी जिसको हम कह सकते हैं एक विमीय गति। तो एक विमीय गति तो सिंपल है, वस्तु की सरल रेखा के अनुदिश
गति हो गई हमारी एक विमीय गति। अब हम बात करते हैं कि दूरी और विस्थापन, कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी यानी दूरी को हम कह सकते हैं पथ लंबाई, पथ लंबाई। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जिस पथ का चयन करती है, ये क्या कहलाएगी, इसकी पथ की लंबाई। ठीक है, जैसे एक पथ तो ये हो गया, दूसरा पथ ये हो गया और तीसरा पथ ये हो गया। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में एक पथ हो गया, दो पथ हो गया और तीन पथ हो गया। तो वस्तु ने तीन पथों का चयन किया, तो तीनों की पथ लंबाई क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये तीनों गति ही हमारी सरल रेखीय गति नहीं है, क्योंकि तीनों गति सरल रेखा के अनुदिश नहीं है। तो जब हम सरल रेखीय गति की बात करेंगे तो हम पथ लंबाई क्या होगी, ये जो अब बनाई हमने, ये जो 4th नंबर की है, ये हो जाएगी पथ लंबाई A to B। तो हम ये कहेंगे कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जब वस्तु का विस्थापन और दूरी एक हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सरल रेखीय गति हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं तो हम दूरी और पथ लंबाई को परिभाषित करें तो सबसे पहले हम दूरी और पथ लंबाई को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लें कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो सरल रेखा के अंदर ए से बी तक वस्तु ने गति करी, इसने गति करी मान लीजिए 4 मीटर। ठीक है, बी से सी तक वस्तु ने गति करी 3 मीटर। तो हम कहेंगे कि वस्तु ने ए से बिंदु सी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करी, यानी कितनी पथ लंबाई तय की। तो हम कहेंगे कि ए से सी तक पहुंचने में उसने 4 मीटर और 3 मीटर, 4 + 3 कितनी दूरी तय की, उसने 7 मीटर दूरी तय की। तो ये तो क्या हो गया, उसकी पथ लंबाई या दूरी हो गई। यानी वस्तु ने जो दूरी तय की पूरी, वो क्या हो गई, उसकी पथ लंबाई हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो हम बात करें यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी के बीच की दूरी क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन, ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो विस्थापन आ जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में AC² = AB² + BC²। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम। तो AC बराबर आ जाएगा √AB² 4² BC² 3², तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिंदु जो भी हमारी वस्तु है, जो A से B तक गई है, B से C तक गई है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तो 7 मीटर है और उस वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया है, तो उस वस्तु ने विस्थापन 5 मीटर तय किया है। तो हम वस्तु के दूरी और पथ लंबाई में डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहें तो, दूरी और पथ लंबाई की डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई वास्तविक पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है।
यह एक अदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का ऐसा ही मात्रक होगा मीटर। और दूरी क्या है, किसी समय अंतराल में तय की गई वास्तविक पथ लंबाई। यानी अभी हमने बताया था कि जब वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए यदि वो पहले ए से बी तक जाए, फिर बी से सी तक जाए, ए से बी 4 मीटर दूरी तय की है, बी से सी 3 मीटर दूरी तय की है, तो ए से बिंदु सी तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की, तो इसकी पथ लंबाई हो गई 4 + 3 = 7 मीटर। यानी दूरी तय की गई वस्तु द्वारा ए से सी तक पहुंचने में 7 मीटर। तो ये तो हो गई दूरी। तो हम क्या कहेंगे, दूरी क्या होगी, दूरी है दो बिंदुओं के मध्य, पथ पर डिपेंड करती है कि उसने किस पथ का चयन किया है, वो दूरी डिपेंड करेगी उसकी। दूरी अदिश राशि होती है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन है किसी निश्चित दिशा में किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन को हम परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को ही न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी, या किसी निश्चित दिशा में किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, या किसी निश्चित दिशा में बात करें तो वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं, एग्जाम्पल ऊपर है, वस्तु ए से बी तक चल कर आई, बी से सी तक आई, ए से बी तक दूरी तय की 4 मीटर, फिर बी से सी तक 3 मीटर, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई 4 + 3 7 मीटर। लेकिन हम यहाँ वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें तो हम देखेंगे कि वस्तु ने ए से बी तक और बी से सी तक क्रमशः 4 मीटर और 3 मीटर दूरी तय की है, लेकिन वस्तु का विस्थापन कितना होगा यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि वस्तु ने ए से सी के बीच में कितनी दूरी तय की। तो ये जो ए सी होगा ये वस्तु का विस्थापन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विस्थापन कितना आएगा, तो विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन यहाँ आएगा 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, क्योंकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। हम वस्तु के विस्थापन की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ दूरी अदिश राशि होती है और दूरी सदैव दो बिंदुओं के पथ पर निर्भर करती है, दो बिंदुओं के पथ पर निर्भर करती है कि उसने किस पथ का चयन किया है। दूरी हमेशा किस पर निर्भर करेगी, दूरी पथ पर निर्भर करेगी। मात्रक मीटर है, अदिश राशि है, पर एक हम कह सकते हैं कि दूरी है वो सदैव धनात्मक होती है। अब हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में उसने
कितनी दूरी तय की, यानी ए से और सी की दिशा में कितनी दूरी तय की, या हम कह सकते हैं दोनों बिंदुओं की या प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी। तो हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक अदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। और दूसरा विस्थापन क्या है, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी हम कह सकते हैं विस्थापन किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, जबकि क्या होता है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। हम कह सकते हैं विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य, विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। और हम लिखना चाहें तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो हम कह सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन यानी सदिश राशि का मतलब सदैव दिशा पर निर्भर करता है। और विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विस्थापन क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। दूरी सदैव धनात्मक होगी, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब हम जो बात करेंगे वो है कि चाल और गति क्या है। यानी विस्थापन पढ़ लिया हमने, चाल और वेग, जैसे दूरी और विस्थापन होते हैं उसी प्रकार चाल और वेग भी हैं। चाल क्या है, चाल में हम देखेंगे दूरी से रिलेशन और वेग में देखेंगे विस्थापन से रिलेशन। यानी चाल है जब वस्तु के साथ जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु कैसी होगी, गतिशील होगी। तो वस्तु धीमी है या वस्तु तेज है, इसकी जानकारी हमको किससे मिलेगी, वस्तु की चाल से मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की चाल वह भौतिक राशि है जो वह अनुभव कराती है कि वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है। यानी हम कह सकते हैं अगर चाल को हम डिफाइन करें तो किसी एकांक समय में या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। तो स्पीड मतलब कि एकांक समय में वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, या हम कह सकते हैं अगर इसको समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, चाल। डेफिनेशन दोनों का मतलब एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु द्वारा t समय में x दूरी तय की जाए तो उसकी चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं चाल हो गई उसकी x/t। ठीक है, तो चाल क्या हो गया, चाल हो गई वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। अब चाल का मात्रक लें तो चाल का MKS पद्धति में मात्रक होता है
MKS पद्धति में मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब विमीय सूत्र की बात करें तो चाल का विमीय सूत्र निकालें हम, तो विमीय सूत्र क्या होगा चाल का? तो चाल का विमीय सूत्र हो गया L/T, दूरी को लंबाई और समय को टाइम, तो ये हो गया m0 L1 t-1। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 L1 t-1। और चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, यानी चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती। अब हम बात कर रहे हैं कि वेग क्या है। तो जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल में हमने परिभाषा में लिखा है एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अगर हम वेग की बात करेंगे तो वेग में डेफिनेशन में आएगा कि एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी यहाँ पर जब हम दूरी लेंगे तो वो क्या आएगा? विस्थापन आएगा। ठीक है। तो हम वेग को परिभाषित कर सकते हैं कि निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी चाल तो हो गई अदिश राशि और वेग हो गया हमारा सदिश राशि। जिस प्रकार हमारा जो दूरी अदिश राशि थी और विस्थापन क्या था? सदिश राशि, उसी प्रकार चाल अदिश राशि है और वेग है सदिश राशि। अब इसमें भी चाल भी 2-3 प्रकार की, एक तो एक समान चाल हो गई, एक परिवर्ती चाल हो गई। तो हम चाल के प्रकार पढ़ें तो एक तो हमारी हो गई एक समान चाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो चाल क्या हो जाती है? एक समान हो जाती है। यानी जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे से गति कर रही है, तो हम कहेंगे उसकी चाल एक समान है, तो वो एक समान चाल हो गई। अब जब वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगी तो उसकी चाल कैसी हो जाएगी? परिवर्ती, कि कभी 1 किलोमीटर प्रति घंटे से, कभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, कभी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो वो हो गई परिवर्ती चाल। तो जब कोई गतिमान वस्तु समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगी तो वो हो जाएगी हमारी परिवर्ती चाल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक समान चाल में समान समयांतराल में समान समयांतरालों में समान दूरी तय तो जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो उसकी एक समान चाल हो जाती है। जैसे हम बात करें घड़ी की सुइयों की गति, वो एक समान चाल से चलती रहती है। ठीक है। दूसरा है परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल नाम से पता चल रहा है, जब चाल समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे कोई वस्तु तो वो कैसी चाल हो गई? परिवर्ती। तो गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी, तो वो हो गई परिवर्ती चाल। तो जब एक समान चाल है वो तो हम देख सकते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी। लेकिन जब कोई चाल परिवर्तित हो रही है, यानी हम कहें कि एक क्षण स्पीड 0 है, फिर स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड कम हो रही है, तो हम देखेंगे समान समय अंतरालों में किसी वस्तु द्वारा जब भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो वो कहलाती है उसकी परिवर्ती चाल। तो अब हम परिवर्ती चाल को कैसे समझेंगे? हम देख रहे हैं किसी क्षण उसकी चाल परिवर्ती है तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक तीसरा प्रकार हो गया औसत चाल। औसत चाल गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल उसने कितना समय लिया, इसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को
औसत चाल कहते हैं। तो जब हम किसी एक समान चाल का औसत निकालते हैं तो वो दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि एक समान चाल है तो उसका औसत निकालेंगे वो भी समान आता है। लेकिन परिवर्ती चाल वाली वस्तु का औसत निकालेंगे तो वो अलग आएगा। तो हम कह सकते हैं, तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला हो गया, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें, तो जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो चाल को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है, और चाल को औसत लेते हैं तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो औसत चाल हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का सूत्र क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। अब जैसे हम कहते हैं कि ये कार है, ये इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी चल रही है, या 5 किलोमीटर पर मिनट लगा लें तो 1 मिनट में 5 किलोमीटर चल रही है। पर हम देखते हैं कि कभी वो ब्रेक भी लगा रही है, कभी उसकी स्पीड अप भी होती है, कभी ब्रेकर भी आ जाते हैं, कभी स्पीड 0 भी है। तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कितना हो गया, जैसे 5 किलोमीटर पर मिनट। तो ये हो गया उसका औसत चाल। तो वो कैसे निकाली हमने, कि वो 5 किलोमीटर उसने कितने समय में तय किए गए। तो हमने क्या किया, कुल दूरी बटा कुल समय कर लिया। तो वो क्या हो गई, उसकी एवरेज स्पीड हो गई। हम कह सकते हैं कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की चाल घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कार रुक भी सकती है कुछ समय के लिए। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, एवरेज निकाला। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी तय करेंगे, कुल दूरी और कुल समय ज्ञात होना चाहिए, उससे हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम एक चाल और है, ताक्षणिक चाल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ताक्षणिक, किसी क्षण गतिमान वस्तु की चाल। जैसे अभी हम देखें, कार हम चला रहे हैं और हम देखें कि अभी स्पीड के अंदर वो कितनी है, 80 की स्पीड पे है, 60 की स्पीड पे है, 70 की स्पीड पे। तो किसी निश्चित समय या किसी निश्चित क्षण विशेष पर जब गतिमान वस्तु की चाल होती है तो उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु की किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। यानी किसी इंस्टेंट टाइम पर, यानी तुरंत हम देखें कि इस टाइम कितनी स्पीड है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। तो हम कहेंगे कि जब हम चाल को किससे डिफाइन करते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं v बार बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये तो हमारा औसत चाल का सूत्र हो गया, ठीक है। अगर इसमें हम डेल्टा टी जो समय अंतराल है इसको बहुत कम कर दें, जैसे हमने डेल्टा टी समय अंतराल को बिल्कुल 0 कर दिया, तो जो हमारी चाल आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी ताक्षणिक चाल आएगी। तो हम कह सकते हैं जब डेल्टा टी को हम 0 कर दें तो जो चाल आएगी वो क्या आएगी, हमारी ताक्षणिक चाल आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि v बराबर होता है, v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और जब हम डेल्टा टी को बिल्कुल 0, यानी किसी क्षण समय अंतराल ले ही नहीं, तुरंत हमें देखना है, तो वो चाल क्या कहलाएगी, वो चाल हमारी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। तो ताक्षणिक चाल को हम परिभाषित कर सकते हैं कि v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। ये अवकलन समाकलन है जो आप मैथ्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम डी एस अपॉन डी टी यानी टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, किसका, एस का अवकलन कर रहे हैं। तो जब हमें भी किसी भी वस्तु की ताक्षणिक चाल निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वो उसकी ताक्षणिक चाल कहलाएगी। तो हमने यहाँ 4 प्रकार की चाल पढ़ी है, एक समान, परिवर्ती, औसत और ताक्षणिक चाल। अब हम वेग को कल पढ़ेंगे।
तो अब तक के लिए जो पढ़ा है उसको रिपीट करें, इस पे बेस न्यूमेरिकल करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल में